नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज की सीरीज मैं लेकर आया हूं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। अगर आप बीएड कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत बेनिफिशियल है। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ये जो सीरीज़ है ये कॉमर्स के उन सभी पेपरों के लिए है जो आप वनडे एग्ज़ाम में देंगे और जिसमें कॉमर्स आती है, जैसे कि कुछ पीएसयू यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, उसमें भी अकाउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, कॉमर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ भी आपको ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी। और वनडे एग्ज़ाम जहाँ भी कॉमर्स आती है वहाँ के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा और इसको देखने के बाद आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस कॉमर्स में आ जाएगा, जिससे आप गवर्नमेंट सीट एक अपनी पा सकते हैं। अगर आप बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस सीरीज़ के थ्रू आप एक गवर्नमेंट सीट ज़रूर पा सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसे। आइए, जितना ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करोगे उतना ही मैं वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत सारी मेहनत करूँगा आपके साथ, ताकि आपको फ्री में मेरे लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं। आज पहला चैप्टर हम लोग समझते हैं कॉमर्स में, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। देखिए, इसमें सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है? देखिए, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज कहा जाता है। देखिए, लिखा भी हुआ है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम is the process of identifying, measuring, communicating the economic and information of an organization to its user who needs the information for decision making। देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें चार चीज़ें आती हैं। मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कॉपी बनाकर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाकर भी आप लिखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, अकाउंटिंग कोई एक टर्म नहीं है। ये टर्म तो एक है, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस जो आते हैं वो चार प्रोसेस आते हैं। जब तक हम उन चार प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारी अकाउंटिंग पूरी नहीं होगी। अकाउंटिंग में वो चार प्रोसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है रिकॉर्डिंग, नंबर 2 पे आता है क्लासीफाइंग, नंबर 3 पे आता है समराइजिंग, नंबर 4 पे आता है इंटरप्रेटिंग। देयर आर दीज 4 प्रोसेस। नंबर 1, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो जर्नल नाम की रजिस्टर में करते हैं। क्लासीफाइंग हम लोग लेजर नाम का रजिस्टर बनाते हैं, उसमें करते हैं। समराइजिंग हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं। और चौथा प्रोसेस जो है इंटरप्रेटिंग, वो फाइनल अकाउंट में करते हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग के चारों प्रोसेस को चार रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग करते हैं और यही अकाउंटिंग कहते हैं। और यही प्रोसेस हर साल हमारा होता है। अकाउंटिंग के बेस पे ही हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, फ्यूचर के डिसीजन ले पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की सिचुएशन में है कि लॉस की सिचुएशन में है, और प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रॉफिट और कैसे बढ़ेगा, लॉस कैसे कम होगा। इन सब डिसीजंस को हम अकाउंटिंग के बेस पर लेकर ही किसी भी बिजनेस को रन कर पाते हैं। अगर अकाउंटिंग ना होती तो कोई भी बिजनेस आगे रन ना होता, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के रियल रिजल्ट्स देती है और बिना रिजल्ट्स के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे अपने परफॉर्मेंस का रिजल्ट ना पता हो। तो अकाउंटिंग ही सिस्टमेटिक बिजनेस का मेजरमेंट करती है। सही से बिजनेस का मेजरमेंट करने का जो साधन है, जो मीन्स है, वो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग को अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो एक कॉमन डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, and interpreting the transactions and event of the business which are measured in monetary terms। ये आपको नोट कर लेना है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रिपीट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट विच हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है मनी के रूप में। अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। कह रहे हैं जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहीं अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अकाउंटिंग को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको बुक कीपिंग के साथ पढ़ते हैं। किसी भी बुक का टाइटल आप जब देखोगे 11th की बुक का तो या 12th की, उसकी बुक का टाइटल लिखा होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अब आपको समझना होगा कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है। देखिए, व्यापार की आवश्यकता के अनुसार हम लोग अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। हर व्यापार की अपनी अलग आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। जैसे अगर बैंक का बिजनेस है मान लीजिए, तो बैंक अपने यहाँ कौन से रजिस्टर मेंटेन करेगा? वो एटीएम रजिस्टर मेंटेन करेगा, कैश बुक रजिस्टर मेंटेन करेगा, चेक बुक रजिस्टर मेंटेन करेगा, किसे कितने की चेक दी है, कितना किसे कैश दिया है, किससे कितना कैश जमा हुआ है, ये सारे रजिस्टर्स बैंक अपने यहाँ मेंटेन करेगा। किसको एटीएम इशू किया है, किस पे चार्ज लग रहा है, उसके लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करेगा। लेकिन वहीं स्कूल अगर है तो स्कूल में एटीएम रजिस्टर नहीं होगा, स्कूल में चेक बुक रजिस्टर नहीं होगा, स्कूल में होगा एक्सपेंस रजिस्टर, स्टाफ सैलरी रजिस्टर, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट फीस डिपॉजिट रजिस्टर। तो इस तरीके से स्कूल के बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन होते हैं स्कूल की आवश्यकता के अनुसार। अगर मान लीजिए सेल परचेज का बिजनेस है तो सेल रजिस्टर मेंटेन होगा, परचेज रजिस्टर मेंटेन होंगे, परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा। तो जैसा वह बिजनेस वैसे उसके रजिस्टर मेंटेन होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। इसी प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग कोई पूछे क्या है तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस वट एवर बुक्स आर केप्ट फॉर द फर्स्ट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब हमने वो रजिस्टर ला के रख लिए, अब उसमें हमने नॉर्मली रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब उस रिकॉर्डिंग को एक अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट आके देखता है जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है। अब वो वहाँ से अकाउंटिंग शुरू करता है, उसी को बेस मानकर, उसी को प्रूफ मान के वो अकाउंटिंग करता है और उसे रिकॉर्ड करता है जर्नल नाम के रजिस्टर में। पहला प्रोसेस अकाउंटेंट करता है। इसीलिए कहा कि वेयर बुक कीपिंग स्टॉप देयर अकाउंटिंग स्टार्ट। कह रहे इट्स एम इज टू ascertain net result of operation and financial position and to communicate information to the interested parties। देखिए, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? वो जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं उसका रिजल्ट पता करना साल के अंत में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्म करना कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, क्या लेवल ऑफ आउटपुट है और आप हमें लोन दे सकते हैं या आप हमें लोन नहीं दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अकाउंटिंग के बेस पर डिसाइड की जाती हैं। फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बहुत सारी फील्ड हैं अकाउंटिंग की। वैसे तो 3 मेजर फील्ड्स बताई गई हैं, पब्लिक अकाउंटिंग, प्राइवेट अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मेन तो 3 हैं। पब्लिक अकाउंटिंग practices in firm that offers their professional services to the public. Private accountant working for a single business is said to be employed in a private accounting. The responsible of such accounting include directing the activities of the accounting personnel. Government accounting. A large number of accountants are employed in local, state, and central government agencies. The services performed by these accountants are parallel to those of private and public accountant। तो गवर्नमेंट 3 तरीके के अकाउंटेंट हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझनी होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन मेन तो यही है, मेन समझ लीजिए कौन सी है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी मेन ये है। ये जो है ये मेन है। देखिए, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज़, ये याद रखना आप लोग। वैसे एसेट्स बराबर मेन अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है एसेट बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो एसेट बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है, इसको आप
कुछ भी करेंगे ट्रांसफ़र करके माइनस प्लस कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ बराबर ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को ही कैपिटल कहते हैं, लेकिन जो मेन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ओके, क्लियर हो गई बात। अब ये कैसे भी घुमा के आए, आपको सही आंसर लगा के आना है, याद रखना है, और इस इक्वेशन को लिखकर आप ट्रांसफ़र करके प्लस माइनस कर सकते हैं। जो भी उसमें सही ऑप्शन होगा उसको टिक करके आएंगे। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें दिए हुए हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यापार यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन हैं। दोनों के खर्चों को, दोनों की इनकम को उनके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने चाहिए। उनके अपने अपने एक्सपेंसेस को अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने चाहिए। मतलब कि व्यापार के खर्चों को व्यापार के बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्यापारी के खर्चों को व्यापारी के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यापारी के खर्चे व्यापार में चले जाएं, व्यापार की इनकम व्यापारी के खाते में चली जाए। इस तरीके से नहीं अकाउंटिंग करनी है। उसने बताया, इस कॉन्सेप्ट ने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग पर्सन होते हैं। भले बिजनेसमैन बिजनेस का ऑनर होता है, लेकिन दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग की जाती है। अगला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू मनी में होती है, जो मनी में प्लेस्ड होते हैं, और सेल परचेज हो या कोई भी ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, ट्रांजैक्शन हो जो मनी में किया जाए, उन्हें ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में वो डिसीजंस हमें लेने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। कोई भी ऐसा डिसीजन हम अपने बिजनेस में ना लें जिससे कि हमारा बिजनेस स्टॉप हो जाए या कम समय तक चले, है ना। बहुत सोच समझ कर सारे डिसीजंस लेने चाहिए, और पूरी अकाउंटिंग को हमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही करना चाहिए। ट्रांजैक्शंस को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। कोई भी गलती से ऐसा ट्रांजैक्शन या गलत रूल के कारण कोई गलत ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड हो जाए जिससे कि हमारा बिजनेस लॉस में चला जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड at its actual cost and this cost is basis of all subsequent accounting for the assets। कह रहे हैं कि एसेट्स को जितने में लाए हो उतने में दिखाओ, ना बढ़ा के दिखाओ ना घटा के, एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाओ। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर आधारित है, जिसे ल्यूकस पैसियोली ने दिया था। ल्यूकस पैसियोली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जनक या फादर ऑफ अकाउंटिंग कहे जाते हैं। उन्होंने बताया था एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के, हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के, हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसको ध्यान में रखकर प्रत्येक लेन देन को डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रत्येक साल अकाउंटिंग का पीरियड जो है वो 1 ईयर का डिसाइड करना चाहिए। मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होना चाहिए। 1 साल वैसे तो आप कम भी मान सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड एक एवरेज पीरियड माना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के सीजन का इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ जाता है और हम एक एवरेज प्रॉफिट या राइट प्रॉफिट कंसिडर कर पाते हैं कि हमारा जो हर साल का प्रॉफिट या लॉस है वो कितना हो रहा है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का माना गया है, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण पूरे बहुत समय तक थी, लंबे समय तक, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सोचो अकाउंटिंग ही ना करें तो हम सही डिसीजन ही ना ले पाएंगे। इसलिए हमको बीच बीच में बिजनेस की लाइफ को तोड़ना पड़ा, बिजनेस की लाइफ को प्रत्येक ईयर में तोड़ना पड़ा,
और हर साल जाकर हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग कर कर हम बिजनेस के रिजल्ट्स को पता करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि आगे की बिजनेस को कैसे रन करना है, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के कारण ही संभव हो सका है। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जिस साल के एक्सपेंस हो उसी साल की इनकम होनी चाहिए। जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, खर्चे और इनकम उसी साल के होने चाहिए और एक दूसरे से मैच करने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंस incurred in an accounting period should be matched with the revenue realized in that period। मतलब जिस साल का खर्चा उसी साल की इनकम, तभी जाके प्रॉफिट सही आएगा। ऐसा ना हो कि अगले साल का भी खर्चा आपने इसी साल दिखा दिया हो, अगले साल की इनकम भी इसी साल दिखा दी हो। अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर आपका इस साल का जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आएगा। इसलिए इस साल का खर्चा और इसी साल की इनकम एक दूसरे से घटनी चाहिए ताकि आपको सही प्रॉफिट का रिजल्ट मिल सके। इसी कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ कन्वेंशंस हैं, प्रथाएं जो पुराने समय से चली आई हैं, जैसे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में किसी भी वैल्यूएशन के लिए, अकाउंटिंग वैल्यूएशन के लिए एक बार जो मेथड आप फॉलो कर ले रहे हो उसे ही आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार फॉलो करना है। अगर इस साल आपने डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया है तो अगले साल भी आप डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करेंगे। और इस साल आपने अगर वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल वैल्यूएशन के लिए फॉलो किया है तो अगले साल भी आपको और उसके आगे के साल सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको वैल्यूएशन मेथड के थ्रू, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। मतलब जो मेथड आपने फॉलो किया उसी मेथड के थ्रू आपको कंटिन्यू काम करना है। ये बताता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जब तक कि कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना किया जाए आपको वही मेथड फॉलो करते रहना है। और अगर आप कोई मेथड चेंज करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसी के लिए आपका एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है या कन्वेंशंस आता है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहता है अगर कोई डिसीजंस आपने लिए हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में चेंजेस किए हैं तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि आपने वो चेंजेस क्यों किए हैं। उसके लिए आपको अलग से रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अगला है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म आपको पढ़ के जाना है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, याद रखिएगा या अपनी भाषा में लिख लीजिए। फ्यूचर, ये जितने बता रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं शॉर्ट में, आप कहीं नोट कर लोगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये बताता है फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस शुड बी ट्रीटेड इन द करेंट ईयर, मतलब भविष्य के लॉस को इसी साल दिखा लो। एंड फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रीटेड इन द करेंट ईयर, तो भविष्य के प्रॉफिट को इस साल मत दिखाओ, भविष्य के लॉस को इस साल दिखा दो। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। और इस कॉन्सेप्ट का जो जन्म है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण हुआ। एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर फ्यूचर में आपको पता चल रहा है कि कोई लॉस होने वाला है और उसको आपने इसी अकाउंटिंग पीरियड में घटा लिया, तो अब फ्यूचर में लॉस होगा तो आपके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है और आपने उसको इसी साल घटा लिया और आगे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस शुड नॉट बी ट्रीटेड, शुड बी ट्रीटेड एंड फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रीटेड इन द अकाउंटिंग ईयर। मैटेरियलिटी में कहते हैं कि जो भी इनसिग्निफिकेंट वर्क हैं, अकाउंटिंग के इमैटेरियल वर्क हैं, उसको अकाउंटिंग करते समय इग्नोर करना चाहिए। कोई ज़रूरी ना हो तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, जैसे या फिर कहीं पर मर्ज कर देना चाहिए। जैसे आप कोई 2-4 रुपए की पेंसिल खरीद के लाए, पेंसिल एक एसेट्स का काम करती है। अब पता चला आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया, 0.1 रुपये का डेप्रिसिएशन, 0.4 रुपये का डेप्रिसिएशन। ये जो है ये बहुत गलत हो जाएगा, इसमें आपके अकाउंटेंट का वर्क बढ़ जाता है। इसलिए इसको स्टेशनरी मानते हुए, एक एक्सपेंस मानते हुए एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, भले ये एसेट्स हो। इसको एसेट्स की तरह ट्रीट ना करते हुए इसको एक्सपेंस में दिखा देंगे, क्योंकि ये छोटा सा खर्चा है, इसलिए इसको एसेट्स नहीं ट्रीट करेंगे। और इसे कहते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चों, अकाउंट
तीन प्रकार के मेन होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, कंपनी, इंश्योरेंस अकाउंट, इंटरेस्ट प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सभी पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, बैंक्स, ऑनर, ये सभी पर्सनल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होता है, जैसे कि टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, जैसे कि फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट राइट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट हैं, क्योंकि बिजनेस की रियलिटी उसकी एसेट्स से ही पता चलती है। नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे हैं, लॉस हैं, इनकम है, प्रॉफिट है, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। जैसे डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, ये सभी हमारे नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड, वेजेस अकाउंट्स, खर्चे और लाभ, प्रॉफिट और हानियाँ, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ये पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हम पहले बता चुके हैं आपको, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सिस्टमेटिक हमने आपको सिस्टमेटिक वे से बता दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही पूरा अकाउंटिंग में इतनी बात है। क्या है जर्नल? जर्नल देखिए, ओरिजिनल जर्नल के बारे में समझ लेते हैं। इट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड इट इज फ्रॉम दिस रिकॉर्ड दैट वेरियस लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जर्नल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। दो प्रकार के जर्नल होते हैं, एक सामान्य जर्नल होता है, एक जर्नल प्रॉपर होता है। जब सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है, और जब नॉर्मली सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं तब जर्नल जर्नल बनाया जाता है, और इसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री कहते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इन डबल एंट्री सिस्टम द सम ऑफ ऑल डेबिट इन द लेजर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट। इन अदर वर्ड, द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट का टोटल क्रेडिट के बैलेंस के टोटल से बराबर होना चाहिए। द प्रूफ ऑफ द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट का जहाँ पे बैलेंस मैच करता है उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये बात याद रखिएगा, हाईलाइट करके लिख लीजिए। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि हम लेजर में जो काम किया है वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाएगा, और अगर नहीं सही होगा तो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस का टोटल नहीं मैच करेगा। तो इसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस, और ये एक स्टेटमेंट है। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मैं वही बता रहा हूँ। अब कुछ एरर्स के बारे में जान लो, टाइप्स ऑफ एरर्स। बेटा, एक डिस्क्लोज्ड एरर होती है। द एरर विच आर डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल बैलेंस आर नोन एज डिस्क्लोज्ड एरर। जिसे ट्रायल बैलेंस ढूंढ लेता है ऐसी एरर को डिस्क्लोज्ड एरर कहते हैं। जैसे एरर्स इन कॉस्टिंग, एरर्स इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, एरर्स इन पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इन एनी अकाउंट। अनडिस्क्लोज्ड एरर, जिसे ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाता है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, कोई छूट जाने वाली गलती। मान लीजिए आपने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया कोई ट्रांजेक्शन, तो वो लेजर में भी नहीं पहुंचेगा, और अगर वो लेजर में नहीं पहुंचेगा तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा कि गलती कहाँ हुई है। एरर ऑफ कमीशन, इफ़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द जर्नल और पोस्टेड इन लेजर, इट इज़ नोन एज एरर ऑफ कमीशन। आपने कोई इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया है जर्नल में या लेजर में ड्यू टू प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता था उसके कारण, तो इसलिए इसे एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती हो जाती है कभी कभी। इट इज़ जनरली अराइज व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड अकाउंटेंसी आर नॉट प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड इन द रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जब फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको एसेट्स को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया, एक्सपेंस को आपने एसेट्स की तरह ट्रीट कर दिया, तो ये भी ट्रायल बैलेंस नहीं पता कर पाता है, ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल रूल्स की गलती है। कॉन्सेप्ट की वजह से आपने डेबिट और क्रेडिट के बात को ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये गलतियाँ हुई। कंपेंसेटिंग एरर,
जब एक गलती का प्रभाव दूसरी गलती दूर कर देती है। 2 गलतियाँ आपने की और एक गलती, मतलब 500 का कोई डेबिट ट्रांजैक्शन था, उसे 5000 लिख दिया, और कोई 5000 का डेबिट ट्रांजैक्शन था, उसको 500 लिख दिया। तो एक गलती के प्रभाव ने दूसरी गलती को दूर कर दिया। इसे कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर, क्षतिपूरक गलतियाँ। तो ये आपके मेन टॉपिक्स इसमें थे। अब तो चैप्टर में जानने के लिए इसमें इतना ही कुछ था। इसमें आपने बहुत सारी बातें सीखी। इसको ध्यान रख के अब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आपको मैं जितने भी वनडे एग्ज़ाम में कॉमर्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बीएड का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट में नेट हो, सेट हो, स्लैट हो, या फिर आप टीजीटी पीजीटी में भी अभी जा रहे हैं, तो उसमें भी अकाउंटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अच्छे से आप इसको सुनते रहें। इसमें आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।